This call is now being recorded. So yesterday we learned फर्स्टली हमने सिलेबस को देखा था जिसमें इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स है ना। कल हमने ये कंप्लीट करा था। विल कंप्लीटेड दिस इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन एंड फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, 3 इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 4 इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 5 मास मीडिया। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने कल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल हमने देख लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे। नेक्स्ट आज हम आएंगे फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। ठीक है, तो इसमें हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में लिखा है। आप लोग ट्राई करना इसको समझने का। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज। So communication help in the flow of knowledge from one person to another person. एक सेकेंड। कम्युनिकेशन के फंक्शन और उसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हेल्प इन द फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन हेल्प करता है हमारा किसमें, एक प्रोसेस में जिसमें हम मैसेज को सेंड करते हैं, सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स, जो हमने अभी तक पढ़ते हुए आए हैं हम। तो इसी के बारे में बताया है कि इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इज सेंडिंग अ मैसेज एंड रिसीविंग रिस्पॉन्स, और नॉलेज को, फ्लो ऑफ नॉलेज को एक दूसरे के पास पहुंचाना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। It is essential for learning, training and skill development. कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इसेंशियल, और जरूरी है, वो जरूरी है कुछ भी सीखने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, कौशल विकास के लिए। अब जैसे आप इसको समझ सकते हो कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो आप किसी भी चीज को कैसे ही समझ सकते थे, है ना। तो हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ये तो एक सबसे बेसिक फंडामेंटल आपकी जरूरत है। क्या, कम्युनिकेशन, जिसमें आप कुछ सीखोगे, कुछ भी करोगे आप, वो एक आपकी इसेंशियल जरूरत है। ठीक है, इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड टारगेट सो दैट दे कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। ये क्या है, अपने लक्ष्य, गोल्स को संप्रेषित करने में मदद करता है ताकि वो प्रभावी ढंग से हासिल किए जा सके। मतलब आपके जो भी आपके गोल्स है उसमें आप पहले, अगर आप कम्युनिकेट कर पाओगे तो आप उन सब चीजों को बहुत इजीली अचीव कर पाओगे। ठीक है, इट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड टारगेट्स। Next है response, which is a vital part of communication process, shows whether the conveyed message is understood properly or not. अब response क्या है, जो हमने कल जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा था, लर्न प्रोसेस। सो उसमें क्या था कि आपको फीडबैक जब मिलता है, जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ अभी कम्युनिकेशन आपकी पूरी तरह से हो रही है। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज वाइटल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जब हमें समझ में आएगा कि हाँ मैंने कुछ बताया आपको और आपकी तरफ से मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला, है ना,
तभी तभी हमें ऐसा लगेगा कि यस कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, होप्स, डिजायर्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर पर्सन। ये क्या करता है, आपके जो भी इमोशंस है, आपकी होप्स है, जो भी आपकी भावनाएं हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सबको समझाने में, समझने में मदद करता है। जैसे हम कम्युनिकेशन, जब हम बात करते हैं, हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम बात करके अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, जब हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लिख के मैसेज सेंड करते हैं, और हम चाहे वो उसमें गुस्से में लिख रहे हो, हम खुश होके लिख रहे हो उस चीज को, तो दूसरे इंसान को वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम उसको ऐसे कम्युनिकेट करेंगे, बात करके उसको बताएंगे, तो वो इजीली समझ में आएगा उनको, है ना, वो अंडरस्टैंडेबल होगा उनके लिए। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, होप्स, डिजायर्स, फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर पर्सन। सामने वाले पर्सन के बारे के इमोशंस और होप्स को हम इसके लिए इससे समझ सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मोटिवेशन। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज फॉर मोटिवेशन, क्योंकि हमें, अगर मुझे आपको कुछ किसी चीज के लिए मोटिवेट करना है, तब भी मैं आपको बात करूंगी आपसे, आपको इसी तरीके से मोटिवेट करूंगी कि हाँ आप लोग कर सकते हो, आप सब लोग नेट जेआरएफ कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। देन इट इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग कल्चर एंड पासिंग ऑन इट्स वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक ऐसा मतलब एक मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। क्योंकि हम अपनी पहले मतलब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, वे उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से कुछ सीखा होगा, वो हमें फिर सिखाते हैं। तो क्या है, इट इज क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग कल्चर एंड पासिंग ऑन इट्स वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम अपने कल्चर को और अपनी सारी चीजों को पास करते रहते हैं, है ना, जनरेशन टू जनरेशन। इट कैन improve or deteriorate a situation. The consequence depend upon how the message is interpreted. तो जैसे कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी स्थिति है, कम्युनिकेशन के थ्रू हम उसको सुधार भी कर सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, है ना, इम्प्रूव और डेटेरियोरेट अ सिचुएशन। तो ये क्या है, क्योंकि देखो, जैसे आप अपनी बात को करोगे, आप अपने मैसेज को इंटरप्रेट जैसे करोगे, उस पे निर्भर करता है, उस पे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मतलब किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, अब जैसे एक इंसान होता है, वो अपनी बात को किसी अलग तरीके से कहता है जिससे कि सामने वाले इंसान को बुरा भी ना लगे, और एक इंसान होता है कि वो बहुत मतलब अच्छे से नहीं कह पाता, उसको सारी सिचुएशन को खराब कर देता है, बिगाड़ देता है। तो उस मैसेज को, सेम मैसेज दोनों बोल रहे हैं, सेम उनका मैसेज है, सेम उनकी चीजें है बताने की, लेकिन कौन उसको किस तरीके से बोल रहा है, कौन उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है मैसेज को, वो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से हम चीजों को, बहुत सारी चीजों को सुधार भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, सब कुछ आपकी कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हो गए कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट है ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनसे पहले पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमने कल भी क्लास में पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, सबसे पहला जो हमने कल भी पढ़ा था, सब सेंडर से लेके शुरू होता है, और फिर आपकी इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, ये पूरा होता है। तो अब देखो, सेंडर क्या है, सेंडर कौन है? द सेंडर और द कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु इनिशिएट द कन्वर्सेशन एंड हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द आइडिया दैट ही इंटेंड टू कन्वे इट टू अदर्स। तो सेंडर एक ऐसा पर्सन है
जो अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी बातों को सामने वाले इंसान को समझाना चाहता है ना, अपनी चीजों को कन्वे करना चाहता है सामने वाले इंसान को। ठीक है, ये सेंडर है। सेंडर हमने कल भी समझा था कि जैसे कि मैं अभी सेंडर हूं। ओके, नेक्स्ट इनकोडिंग। अब सेंडर के बाद द सेंडर बिगिन विद द इनकोडिंग प्रोसेस wherein he uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, body gestures, etc. अब इनकोडिंग को हम समझेंगे। इनकोडिंग क्या है? जैसे कि अ, मैंने कुछ सोचा, मुझे कुछ बोलना है। हाँ, इसको ना हम इजीली ऐसे समझ सकते हैं। जो लोग, जैसे कि हम लोग बहुत ज्यादा हिंदी का यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में सोचना पड़ता है ना, एनकोड करना पड़ता है उन वर्ड्स को। ठीक है, अब जैसे मुझे इंग्लिश में कुछ बोलना है तो मुझे कुछ शब्दों को सोचना पड़ेगा, इनकोडिंग करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं हम इनकोडिंग करना। ठीक है, एक मैसेज को बनाना पड़ेगा कि अच्छा इस तरीके से हमें बोलना है। ठीक है, ऐसे ही जिनको इंग्लिश, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, वो हिंदी को बोलते हुए थोड़ा सा सोच के बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जब हम नॉर्मली हिंदी में बात करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा मतलब वर्ड्स को ऐसे बिठाना नहीं पड़ता, हम खुद से ही वो आते हैं, है ना, वर्ड्स हमें। तो इनकोडिंग को मैं इसलिए आपको इस तरीके से समझा रही हूँ क्योंकि हम इसको थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि जैसे जब हम किसी चीज को इंग्लिश में बोलने का ट्राई करते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को पहले दिमाग में लेके आते हैं कि ओके हमें ये बात बोलनी है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं इनकोडिंग करना। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, इनको सर्टेन वर्ड्स, हम कुछ वर्ड्स को, कुछ नॉन वर्बल मेथड्स को, सच एज सिंबल्स हो सकते हैं, उसमें कोई साइंस हो सकते हैं, बॉडी जेस्चर हो सकता है, एक्सेट्रा, टू ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ मैसेज। द सेंडर्स नॉलेज, skill, perception, background, competency, etc. has a great impact on the success of the message. अब ये क्या है कि जो सेंडर है उसने अपने वर्ड्स को कुछ चूज कर लिया, कुछ साइन को चूज कर लिया। अगर जैसे मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है समझ कि अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में, तो मैं कोई साइन यूज कर लूंगी। ठीक है, जैसे कि हम कॉलिंग के लिए कैसे साइन यूज करते हैं, फोन मतलब फोन को ऐसा दिखाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा बॉडी जेस्चर या कोई भी साइन मैं उसको असेंबल करूंगी। ठीक है, और एक मैसेज की फॉर्म में उसको बनाऊंगी। अब ये क्या हुआ, ये हुआ एक सेंडर, मैं सेंडर हूं, मुझे आपको कुछ बताना है। अब मुझे उन वर्ड्स को एक जगह बिठाना है, किस किस तरह मुझे बात करनी है, कुछ सिंबल्स को यूज करना है उसी में, कुछ बॉडी जेस्चर्स को यूज करना है, और फिर वो मैसेज बनेगा। फिर वो जो हमने सब कुछ सोचा उसके बाद में ये मैसेज आपको दूंगी। अब मैं बोलूंगी, ठीक है, जो भी मैंने अब तक सोचा उसको अब मैं बोलूंगी। तो ये क्या है, ये है नेक्स्ट मैसेज। अब इन्होंने क्या बोला, इनकोडिंग का जो मतलब ये कैसे एक अच्छा मैसेज बन सकता है, आपकी जो भी पुरानी नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स है, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, सब कुछ उस इन सारी चीजों पे निर्भर करता है कि आप कैसे मैसेज को दोगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका एनकोडिंग करना। नेक्स्ट है, अब एक बार यहाँ से भी आप लोग पढ़ लेना हिंदी में। मैसेज क्या है, वंस द इनकोडिंग इज फिनिश्ड, जब हमारी इनकोडिंग फिनिश्ड हो गई, मैंने समझ लिया कि मुझे इस तरीके से बोलना है एक सेंटेंस को, तो फिर द सेंडर गेट द मैसेज दैट ही इंटेंड्स टू कन्वे। सेंडर जो है वो अपने मैसेज को कन्वे कर देता है। द मैसेज कैन बी रिटन, वो रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, और नॉन वर्बल भी हो सकता है। सच एज सम, जैसे कि बॉडी जेस्चर्स, साइलेंस, शाइन्स, साइंस, sounds, etc. or any other signal that triggers the response of a receiver. ठीक है, अब वो किसी भी तरीके का हो सकता है।
जो मैसेज है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, उसमें हम कुछ सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, वो एकदम मतलब कुछ हम बॉडी जेस्चर्स भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से एक मैसेज बनाया जाता है। नेक्स्ट, communication channel. The sender choose the medium through which he wants to convey his message to the recipient. तो अब क्या है, the sender chooses the medium. Sender एक medium को choose करता है through which he wants to convey his message to the recipient. It must be selected carefully in order to make the message effective and correctly interpreted by the recipient. अब जैसे हमने बात करी कि एक मीडियम जरूरी है जिससे हमारा जो मैसेज है वो इफेक्टिव लगे और करेक्टली इंटरप्रेट हो। ठीक है, जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उसको कैसे एक मीडियम के थ्रू, किस मीडियम के थ्रू हमें भेजना सही होगा। जैसे अगर हम कोई हम कुछ भी बात कर रहे हैं और हमें उसका एक जल्दी से आंसर चाहिए, ठीक है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, मुझे उसका जल्दी से आंसर चाहिए आपसे, और आप शायद उसको मेरे बोलने से ही समझोगे। ठीक है, तो उस चीज को मैं कैसे बताऊंगी, आपको ओरली बताऊंगी। मैं आपको कॉल करूंगी, मैं आपको कॉल करके ये मैसेज है बताऊंगी। अब वो आपको भी खुद भी अच्छे से समझ आ पाएगा, आप उसको आंसर भी सही से कर पाओगे। अब वहीं अगर मैंने मीडियम चूज कर लिया कि मैं मैसेज में आपसे बात कर रही हूँ, है ना, चैट कर रही हूँ आपसे, तो चैट में ना वो सारी जो इमोशंस है जो मैं समझाना चाह रही थी वो शायद आप ना समझ पाओ, या फिर आप उसको इंटरप्रेट उस तरीके से ना कर पाओ। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है अगर हम चैनल या मीडियम को सही यूज ना करें। ठीक है, तो इसमें हमने यही समझा कि जो आपका चैनल है वो चैनल ऐसा होना चाहिए, द चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, and also on the urgency of the message being sent. Oral, virtual, written, sound, gesture, etc. are some of the commonly used communication mediums. तो जैसे इन्होंने ये भी बताया कि आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसी है, दो लोगों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से भी हमें मीडियम चूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको आपके किसी मतलब किसी भी ऑफिसर को कोई मैसेज भेजना है, किसी आपके मान लो कॉलेज में एचओडी को कोई मैसेज भेजना है, तो आप उनको कैसे मैसेज करोगे? अगर आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है, जो उनके साथ आपकी बातचीत है वो बहुत अच्छी होगी तो आप उनको सीधा कॉल करके भी बोल सकते हो। लेकिन जो मोस्टली हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं, मेल के थ्रू बात करते हैं, है ना, उनके साथ हमारा रिलेशन जो हमारा उनकी बातचीत है वो एक ऑफिशियल है, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, हम ईमेल यूज करते हैं, हम उनको कुछ भी चीज मेल करते हैं। तो ये हम कम्युनिकेशन जो चैनल है वो हमें इस तरीके का यूज करना चाहिए जो ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा अच्छे से करेक्टली इंटरप्रेट कर सके हमारी चीजों को। ठीक है, अब जैसे वो ओरल भी हो सकता है, वर्चुअल, अगर हम ओरली किसी चीज को नहीं समझा पा रहे तो वर्चुअल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन हम चैनल हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर कौन है? द रिसीवर इज द पर्सन फॉर whom द मैसेज इज इंटेंडेड और टारगेटेड. He tries to comprehend it in the best possible manner such that the communication objective is attained. तो क्या है, जो रिसीवर है, द रिसीवर इज द पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन है रिसीवर कि जिसको जो हमने मैसेज दिया है, ठीक है, इस चीज को तो आप समझ ही गए हो। द डिग्री टू विच द रिसीवर डिकोड द मैसेज डिपेंड ऑन हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, experience, trust and relationship with the sender. ठीक है, तो रिसीवर के बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो रिसीवर है, जैसे मैंने आपको कोई चीज बता रही हूँ मैं आप लोगों को,
ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो क्योंकि आप इस स्टेज पे हो कि आप ये जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको समझ पाओ। अब अगर मैं ये चीजें जाके एक छोटे बच्चे को पढ़ाने लगूं, मैं उनको बताने लगूं, तो क्या वो समझ पाएंगे इसको? नहीं समझ पाएंगे। तो रिसीवर भी ऐसा होना चाहिए कि वो उन चीजों को समझ पाए जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उनकी द डिग्री टू विच द रिसीवर डिकोड द मैसेज डिपेंड ऑन हिज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंस, ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप विद द सेंडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके रिसीवर के बारे में आ गई। नेक्स्ट है 6, decoding. Here the receiver interpret the sender's message and try to understand it in the best possible manner. An effective communication occur only if the receiver understand the message in exactly the same way as it was intended by the sender. तो अब क्या है, decoding क्या है? मैंने आपको जो मैसेज दिया, आप उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने इनकोडिंग के बारे में आपको समझाया कि मैंने कोई सेंटेंस बनाया अपने मन में, फिर उसके बाद आपको वो मैसेज दिया, वैसे ही आपने रिसीव तो कर लिया। ठीक है, अब जो मैं आपको जो भी अभी पढ़ा रही हूँ वो आपने रिसीव तो कर लिया, लेकिन अब उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, कैसे आप उसको समझते हो, कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, वो किसके ऊपर होता है? आपके ऊपर, रिसीवर के ऊपर। ठीक है, तो ओनली इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज इन एग्जैक्टली द सेम वे एज इट वाज इंटेंडेड बाय द सेंडर। तो जब वो इफेक्टिव कब होगा? जब मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप भी वही उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, तब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी। अब जब आप इस चीज को समझ जाओगे तभी आप फीडबैक दोगे, है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? फीडबैक। तो फाइनल स्टेप है, जब आप उस चीज को समझ जाओगे, जो भी मैंने आपको पढ़ाना चाहा, जो भी मैंने आपको समझाना चाहा, तो आप फिर उसके बाद वो रिस्पॉन्स दोगे, फीडबैक दोगे। फाइनल स्टेप है ये। अब फीडबैक में आपको जो फीडबैक है, फीडबैक में जब आप मुझे सही आंसर करोगे तो हाँ, तब मुझे लगेगा कि ओके, जो भी मैंने पढ़ाया वो मुझे जो जो भी मैंने पढ़ाया वो आप लोग समझ गए हो। ठीक है, जैसे कल की आपने क्लास को बताया, तो हाँ अब मुझे समझ में आया कि हाँ, आप जो मैंने कल क्लास ली उसको आप लोगों ने समझा है। ठीक है, तो यही आपका फीडबैक है। द फीडबैक इज द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रोसेस, final step of the process that ensure the receiver has received the message and interpret it correctly। ठीक है, उसको करेक्टली इंटरप्रेट कर लिया है एज इट वाज इंटेंडेड बाय द सेंडर, जो सेंडर की इंटेंशन थी उसको देने की। It increases the effectiveness of the communication as it permits the sender to know the efficacy of his message. The response of the receiver can be verbal or non-verbal। अब जो आपने समझा उसको आप वर्बली भी बोल सकते हो, नॉन वर्बली भी आप बोल सकते हो, है ना। जैसे हम कुछ साइन के थ्रू, जैसे हम कोई इमोजी भेज देते हैं, ओके डन, समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये बनता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें आप लोग को कोई भी डाउट हो तो बताओ। एनीवन हैव एनी डाउट? मैम जैसे कि मैम इसमें इन कोड बताया था मैम। हाँ जी, और मैम डिकोड मैम उसके वजह से मैम सेंडर ने मैसेज को भेजा, तो मैम डिकोड में वो उसको समझेगा ना। क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आया मुझे, क्या बोल रहे हो? मैम जो सेंडर है मैम हम्म इन कोड भेजा मैसेज को, तो हम्म मैम वो उसको सोचेगा पहले कि क्या बोलना है, फिर हम्म मैम वो मैसेज के थ्रू मैम रिसीवर के पास पहुंचता है, तो मैम उसके पास जाकर डिकोड होता है। हम्म, तो डिकोड में मैम वो उसको समझेगा अपनी लैंग्वेज में। हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है। जैसे मैंने जो भी आपको, मतलब ये ना बहुत छोटी सी प्रोसेस है। अब जैसे हम इसको बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, है ना, कि सेंटर ये है, इनकोडिंग ये है, ऐसे इस तरीके से जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ऐसा कैसे होता होगा, इतनी हम तो फटाफट कम्युनिकेशन करते हैं, जल्दी जल्दी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी माइक्रो सेकेंड्स में हम ये सारी चीजें करते हैं।
ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि जब हम किसी अदर लैंग्वेज में, जैसे हमने अगर उस चीज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे किसी भी चीज को समझने के लिए। तो उसको आप, मैंने ये इसीलिए बताया कि आप इस चीज को समझ सको। ठीक है, जो सेंडर है वो इनकोड करेगा, पहले अपने मैसेज को बनाएगा अपनी अपनी लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक मैसेज बन के आएगा, उस मैसेज को आपको ट्रांसफर करेगा एक चैनल के थ्रू। चैनल के थ्रू करने के बाद वो रिसीवर को मिलेगा, आपको मिलेगा। अब आप जो रिसीवर हो, आपने भी उस चीज को समझोगे आप, फिर अपने अपने उसके हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आप मतलब किस स्टेट ऑफ माइंड में हो अभी, उस तरीके से आप समझोगे, फिर आप उसको डिकोड करोगे। और डिकोड मतलब डिकोडिंग इज समझना। ठीक है, आप उसको समझोगे, और समझने के बाद जो आप मुझे बाद में रिस्पॉन्स करोगे, जो आप मुझे आंसर करोगे, दैट इज फीडबैक। ठीक है, समझे? किसी को कोई भी डाउट है इसमें, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? मैम ये जो आप पढ़ा रहे हैं मैम, इसका पीडीएफ कब मिलेगा मैम हमें? पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आज ही मैं कर देती हूँ उनको, सर को कॉल, है ना, बोल देती जी हूँ। जी मैम जी। और कोई डाउट इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? इसको नहीं सम, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ही मतलब आपका एक बेसिक है, बेस है आपका ये। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग इसको समझ गए हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में बस हम थोड़ा सा ये पढ़ लेंगे कि क्या क्या है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो 4 तरीकों से है। 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन 4 तरीके से है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। ठीक है, हमारा एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप है, तो वो इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास मीडिया। ठीक है, हमारा एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे, हम कम्युनिकेट करेंगे। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब हमारे इंट्रापर्सनल क्या होता है, इसको समझेंगे। इंट्रा जब हम खुद से ही बात करते हैं, ठीक है, इंट्रापर्सनल। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कब होता है, जब 2 लोगों के बीच में बात हो रही हो। ठीक है, इसमें 2 लोग होंगे। ग्रुप कम्युनिकेशन, इसमें ज्यादा, 2 से ज्यादा लोग होंगे। मास मीडिया, जब कोई भी बात आपकी पूरी मतलब एक मास में हो रही होगी, बहुत बड़े एक ग्रुप में, जैसे मीडिया के थ्रू होती है। उसके बाद है आपका कम्युनिकेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, चैनल के बेस पे। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपकी वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जैसे कि हम जो ओरल कम्युनिकेशन करते हैं और रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, वो है जिसमें हम वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जब हम किसी साइन या सिंबल्स को बस यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये किसके बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे क्लासिफिकेशन क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, आपका पर्पस क्या है किसी भी बातचीत को करने का, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अनौपचारिक। फॉर्मल, जब हम अपने किसी टीचर से हम बात करते हैं या अपने कलीग से बात करते हैं, तो वो क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जब हम अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने सोसाइटी में बातचीत करते हैं, ठीक है, वो क्या होगी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे पहला है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। इसको हम अभी देखेंगे आगे। तो आपकी 4 तरह की कम्युनिकेशन है, इसको आप लोग कल बताना मुझे
क्या क्या हमने इनके अंदर कौन कौन से टाइप्स, सब टाइप्स इनके बताएंगे आप। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इसके है आपके 3, उसके भी है, उसके है 2। कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल इज वर्बल एंड नॉन वर्बल, 2 हो गए। पर्पस एंड स्टाइल के बेस पे भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल 2 है। डायरेक्शन के बेस पे आपके 3 है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। चलो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं आगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, तो इसमें क्या है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज कम्युनिकेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑलमोस्ट all the time including talking to oneself, listening to oneself and relating to oneself। जब हम खुद से ही बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये हम कब करते हैं, जब हम कहीं शांति से बैठते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं होता, तो हम ना अपने बारे में अपने से ही बात करते हैं कि जैसे आपको कोई बुरा लगा कि यार जैसे आपको किसी की वजह से कोई बुरा लगा, तो आप ऐसे इस तरीके से अपने आप को आपसे ही थोड़ी सी ऐसे खुसर खुसर करोगे, थोड़ी सी बातचीत करोगे कि यार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने किसी चीज को बोला नहीं है, यार मुझे वहां पे ये भी इस पॉइंट अपना रखना चाहिए था, है ना। इस तरीके से आप अपने आप से ही बातचीत करते हो, या फिर सोचते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ऐसा बनना है। इस तरीके से जब हम अपने अपने बारे में बात करते हैं, खुद से ही करते हो आप लोग बहुत अपने बारे में बात, यस मैम। है ना, खुद से सब करता है एक अपने आप से बात। और इसमें ना ये भी इंक्लूड होगा, जब इट इंक्लूड इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड इवन प्रेइंग टू गॉड। जब हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ कंटेम्पलेशन, चिंतन करते हैं, या फिर जब हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, लाइक मटरिंग ओ माय गॉड, ओ नो, जब हम इस तरीके से बात करते हैं, थैंक गॉड, है ना, इस तरीके से जब हम बात करते हैं, वो भी इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा से आप लोग समझते हो, जैसे कभी कभी कुछ हमारे स्कूल्स में कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, तो उसमें ऐसा बोलते थे ना, इंट्रा पर्सनल कॉम्पिटिशन है ये, है ना। हमारे ही स्कूल में 9th और 10th क्लास के बीच में एक कंपटीशन है, तो उसको बोलते थे हम इंट्रा पर्सनल। अब इंट्रा स्कूल, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इसमें हम बोल देते हैं इंटर स्कूल। किसी जहाँ पे भी आप रहते हो, वहां के किन्हीं 2 स्कूल में या 3 स्कूल में कोई कंपटीशन चला है ना, कोई किसी गेम का, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी का, तो उसको हम बोलते थे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन है ये। तो ऐसे ही इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इट इज ऑल्सो टर्म्ड डायडिक कम्युनिकेशन। इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को हम डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन बिटवीन 2 people, बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। तो ये क्या है, हम जब फेस टू फेस एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जिसमें मैसेज सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप आंसर कर रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, मैं आंसर कर रही हूँ। तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। इट इज इफेक्टिव बिकॉज यू कैन इमीडिएट फीडबैक। ठीक है, इसमें ये इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। जैसे ही आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन करा, मैंने वैसे ही आंसर करा, जैसे ही मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन करा, आपने आंसर करा। तो ये क्या होता है, इसको इमीडिएट फीडबैक बोलते हैं। तो हमें तभी के तभी आंसर्स मिलते हैं जो भी हम बात कर रहे हैं। तो ये होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, वर्बल और नॉन वर्बल। देखो, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। हम ऐसे सामने फेस टू फेस बात हम अपने टीचर्स से, अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनसे भी हम फॉर्मली भी ऐसे बात कर सकते हैं जाके, है ना, फेस टू फेस। और इनफॉर्मल हम अपने जैसे दोस्तों से बात करते हैं, वो भी हम कर सकते हैं।
उसके बाद वर्बल और नॉन वर्बल क्या है कि आप इसको वर्बली मतलब वर्ड्स के साथ, जो भी हम वर्ड्स के साथ करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल। तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं हम उसको वर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं और नॉन वर्बल भी कर सकते हैं, साइन और सिंबल्स और जेस्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, वो फेस टू फेस, इट इज यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ फेस टू फेस रूटीन कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जैसे देखो इसमें भी दिखाया है, जैसे हम कोई वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर रहे हैं, है ना, या फिर नॉर्मली बात, हाँ इसमें सब में ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या डायटिक कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। इसके सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, अच्छा हाँ इसके ही बारे में अभी, इट टेक्स प्लेस एनीवेयर बाय मीन्स ऑफ वर्ड, साउंड, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स। तो ये आप कहीं भी कर सकते हो, आपके वर्ड्स के थ्रू, साउंड्स के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू इसको हम कर सकते हैं। ड्यू टू द प्रोक्सिमिटी, निकटता के वजह से, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हैज इमोशनल अपील टू। हाँ, क्योंकि देखो आप लोग सामने सामने बातचीत कर रहे हो, फेस टू फेस बातचीत कर रहे हो, तो आपका जो जो ये कम्युनिकेशन होगी इसमें इमोशंस भी होंगे, ये भावनात्मक तरीके से भी ज्यादा मतलब भावनात्मक इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो मोटिवेट, एनकरेज एंड कोऑर्डिनेट वर्क मोर इफेक्टिवली देन एनी अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपको ज्यादा मोटिवेट करेगी, ज्यादा एनकरेज करेगी, ज्यादा कोऑर्डिनेट करेगी। अब जैसे आप लोग इस चीज को समझ पाओगे, हम इस तरीके से इसको समझते हैं, जैसे आप अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और हम लोग सामने सामने बातचीत कर रहे हैं, है ना, आप मेरे से अभी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको अभी आंसर कर सकती हूँ। तो इसकी वजह से आप भी मुझे समझ पाओगे और मैं भी आपको समझ पाऊंगी। लेकिन वहीं पे अगर आप इस पूरी क्लास को YouTube से लोगे, ठीक है, बाद में आप इसको रिकॉर्डेड सुनोगे, तो वहां पे ना ये चीज खत्म हो जाती है कि आप सामने से मेरे से बात कर सको, सामने से आप मुझे बता सको, ठीक है, आप क्या चाह रहे हो, आपने क्या इसमें कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रोक्सिमिटी है, प्रोक्सिमिटी की वजह से हम भावनात्मक तौर पे भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ज्यादा हम मोटिवेट हो सकते हैं, ज्यादा एनकरेज हो सकते हैं और ज्यादा कोऑर्डिनेटेड हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इंटरपर्सनल के बारे में। The efficacy of interpersonal communication depend very much on the mutual relationship between two partner in communication, their status, roles and skills. अब जो interpersonal communication जो है, आपका आपसी रिश्ता कैसा है, आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, तो आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आपको जैसे आप जो भी बात कर रहे हो, आप सोचते नहीं हो कि हाँ मुझे इस तरीके से बोलना है, जो भी मन है वो बोलते हो। तो यही इसमें होता है कि आपका जो रिलेशनशिप है, आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, उस पर डिपेंड करता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से कैसे बात कर रहे हो, किससे आप बात कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है इट हैज ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन। इसमें ग्रेप वाइन का ग्रेटर स्कोप है। ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन वही है, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको अपना कोई सीक्रेट बताया, ठीक है, और उस सीक्रेट को मैंने बोला आप किसी को मत बताना प्लीज, मैंने सिर्फ आपको बताया है। फिर आप क्या करोगे, आप अपने एक और फ्रेंड को बताओगे, आप उनको बोलोगे कि यार किसी को मत बताना प्लीज, मैंने सिर्फ तुम्हें बताया है। उसके बाद उसका भी कोई एक फ्रेंड होगा, वो भी ऐसे ही बोलेगा कि आप किसी को मत बताना प्लीज, है ना। तो इस तरीके से जो आपकी जो मतलब जो कम्युनिकेशन होती है, जब हम इस तरीके से बात करते हैं, तो उसमें ग्रेप वाइन
ग्रेप वाइन इस टर्म को समझते हैं हम किससे, कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसको हम, गॉसिप चैन बोलते। हाँ जी, गॉसिप चैन। हाँ जी, हाँ जी, गॉसिप। ठीक है, तो गॉसिप चैन के तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा स्कोप होता है गॉसिप होने का। यहाँ से वहां गई, वहां से यहाँ गई, वहां से फिर किसी और को गई। ठीक है, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, अब जो कम्युनिकेशन है उसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल तो अलग अलग तरीके से कर ही सकते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। जैसे हमने अभी बात करी थी कि हम अपने मतलब जो हमारे टीचर्स हैं उनसे भी फॉर्मली भी जाके ऐसे बात कर सकते हैं फेस टू फेस मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस में। और इनफॉर्मल तो हम जो करते ही है प्राइवेट डिस्कशंस विद फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चीज को, ये पूरा जो हमने अभी समझा ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में था। तो ग्रेप वाइन को हमने इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखना, गॉसिप से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। एक और छोटा सा बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। अ ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपल that has a common goal, interact with one another to attain the goal, recognize one another's existence and see themselves as part of the group। तो ये क्या है, जो ग्रुप कम्युनिकेशन है, ग्रुप कम्युनिकेशन में जैसे कि आप लोग हो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे नेट जेआरएफ के लिए पढ़ाई करने आए हो, आपका एक कॉमन गोल है, आपको जेआरएफ निकालना है ना। तो आपका इस गोल को अटेन करने के लिए आप एक ग्रुप कम्युनिकेशन करते हो। आप यहाँ पे आके हमसे जुड़ते हो, फिर एक दूसरे से जुड़ते हो, आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। ठीक है, तो सेम एक ग्रुप का जो एक कॉमन गोल है, तो वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज वन अनदर एग्जिस्टेंस, एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एंड सी देमसेल्फ एज पार्ट ऑफ द ग्रुप, और अपने आप को एक ग्रुप का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू कम टुगेदर एंड डिस्कस एंड एक्सचेंज व्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक दूसरे के साथ, मतलब आप सब लोग एक साथ आए, आप डिस्कशन करें, अपने व्यूज को एक्सचेंज करें, है ना, और आपका सेम एक कॉमन इंटरेस्ट है। जैसे कि अगर मान लो हम आपको बोल दे कि अभी क्लास के लास्ट में हम इसको करते हैं एक बार ग्रुप कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप लोग डिस्कशन करो कि आपने आज जो जो पढ़ा आप लोगों को क्या समझ में आया, एक पर्सन को क्या समझ आया, दूसरे को क्या आया, तीसरे को क्या आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने गोल से रिलेटेड बातचीत करने की, अपने व्यूज को एक्सचेंज करने की। ठीक है, जो आपका एक कॉमन जो गोल है, कॉमन एक जो टारगेट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, इसमें भी दो तरीके के ग्रुप्स हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ग्रुप क्या है, अकॉर्डिंग टू C.H. कुली इन्होंने ये दिया है। तो प्राइमरी ग्रुप आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल विद इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप एंड हु इंटरेक्ट फेस टू फेस लाइक फैमिली, प्ले ग्रुप्स, लेबर ग्रुप्स, क्लेन, किनशिप। तो ये क्या है, प्राइमरी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें किसी के जो पर्सनल रिलेशंस है ना, जो आपके पर्सनल रिलेशंस है, जैसे कि आपकी फैमिली से है, फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ है, जो आपका एक प्ले ग्रुप है, आप कुछ लोग मिलके एक जगह खेलते हो, है ना। तो इस तरीके का जो आपका ग्रुप है, लेबर ग्रुप है, कुछ जो भी आप काम करते हैं उनका ऐसा ग्रुप है। क्लेन मतलब कबीले, जो वो होते हैं ना, कबीले क्या होते हैं जिसमें एक ऐसी कोई ऐसी कम्युनिटी जो ऐसे बाहर उसमें रहती है। कबीले आपने देखे होंगे मूवीज वगैरह में, तो वो है ना, तो वो उनका ग्रुप है, वो उनका ग्रुप है, उनका वो क्लैन है, कबीला है। तो उसमें उनका जो मतलब वो उनका प्राइमरी ग्रुप है, उनके साथ वो बातचीत करते हैं, वो उनके फैमिली जैसे है। ठीक है,
तो ये है प्राइमरी ग्रुप होता है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? इन विच इंडिविजुअल्स हैव फॉर्मल, इम्पर्सनल एंड स्टेटस रिलेशनशिप लाइक कॉन्फ्रेंसेस। अब सेकेंडरी ग्रुप क्या है आप हमारा, जैसे कि हमारे जहाँ पे हम फॉर्मल, जहाँ पे हम अपने काम की बात करते हैं, ठीक है। अब हम हर किसी का एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है। प्राइमरी ग्रुप क्या होगा? जिसमें हम इनफॉर्मल चीजें करेंगे, जैसे आपके फैमिली के साथ हम अच्छे से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? प्राइमरी ग्रुप होगा। या फिर आपका दोस्तों का कोई ग्रुप होगा जहाँ पे, जिसमें आप लोग साथ में कहीं घूमने जाते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? आपका प्राइमरी ग्रुप है। सेकेंडरी ग्रुप क्या है? आपके काम से रिलेटेड जो भी, जैसे आप कोई लोग कॉलेज कर रहे होंगे तो वहां पे आपका जो एक ग्रुप होगा, ठीक है, वो सेकेंडरी ग्रुप है, जहाँ पे आप फॉर्मल बातचीत करते हो, जहाँ पे आप फॉर्मली मिलते हो लोगों से, ठीक है। अब उसमें से भी जैसे जब आप कॉलेज जाते हो तो वहां पे आपका कोई एक प्राइमरी ग्रुप भी होता है ना। पूरी क्लास में कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके, जिनके साथ आपके अच्छे पर्सनल रिलेशंस होंगे, आप उनके साथ घूमते भी होंगे, आप लोग उनके साथ घर भी जाते होंगे, उनके साथ खाते पीते होंगे। तो ये क्या होगा? आपका प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा वहां पे। लेकिन एक सेकेंडरी ग्रुप होगा जिनके साथ आप थोड़ा फॉर्मली ही बातचीत करते होंगे, है ना। तो वो होगा आपका सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप आप समझ पाए सब लोग? यस यस मैम। मैम। हाँ जी। उसके बाद लास्ट है आपका मास मीडिया। मास मीडिया क्या है? द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन अ शॉर्ट टाइम, सच एज टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड रेडियो। एक शॉर्ट टाइम में आप बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर पाओ, उसी को हम बोलते हैं मास मीडिया। जैसे कि हम टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू और रेडियो के थ्रू करते हैं, ठीक है। जैसे हम जो भी ऐसी चीजें सुनते हैं, हम कोई न्यूज सुनते हैं, तो वो क्या है? उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। एक बड़े मास में, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक इंफॉर्मेशन जा रही है, उसको हम बोलते हैं मास मीडिया। इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये एक स्पेशल काइंड की कम्युनिकेशन है जिसमें विद मास ऑडियंस नेम्ड मास कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पे बहुत मास ऑडियंस है, एक बहुत बड़ा ग्रुप वो है, ऑडियंस है, और इसको हम बोलते हैं इसलिए मास कम्युनिकेशन। चैनल्स फॉर मास कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मास मीडिया। अब जो भी चैनल्स आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करता है, उसी को हम बोलते हैं मास मीडिया, ठीक है। ये इसी को आप लोग एक बार देखना। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट है, ये हमने कंप्लीट करा। नेक्स्ट जो 3 हैं इनको हम कल करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट, इनको आप लोग को याद करना है अभी। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। 4 तरीके से हमने ये देखा। उसके पहले हमने क्या देखा? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके पहले हमने क्या देखा? फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस मॉडल, डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? इंट्रोडक्शन हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आज हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट क्या आएगा? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो हमने आज इतना कुछ कवर कर लिया है। और एक बार हाई वेटेज टॉपिक्स में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये ऐसे टॉपिक्स है, हाई वेटेज टॉपिक्स का मतलब क्या है? जिनके चांसेस होते हैं कि मोस्टली इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं, हर 6 महीने में इनमें से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। तो देखो, आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हाई वेटेज टॉपिक में है, और आपका प्रोसेस ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो भी हाई वेटेज टॉपिक्स में है, ठीक है। समझे इसको आप लोग? यस मैम।